हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे भारत का महान्यायवादी। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है वो हुई है भारत की संसद की डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो वीडियो चल रही है वो है पॉलिटिकल की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें आपको अनुच्छेद, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, संशोधन, ये सब बहुत ट्रिक के साथ कराए गए हैं, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो भारत का महान्यायवादी, तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है भारत का महान्यायवादी का, जिसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है तथा भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। यानी केंद्र सरकार का ये प्रमुख वकील होता है, केंद्र सरकार के पक्ष में यह वकालत करता है भारत का मुख्य महान्यायवादी। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे है वह है के वेणुगोपाल। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो कि प्रेजेंट टाइम पे के वेणुगोपाल हैं। आगे देखते हैं कैसे कैसे नियुक्तियाँ और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं इनकी सहायता के लिए। आप देख सकते हैं डायग्राम, आप ध्यान से समझिए है क्या चीज़। के वेणुगोपाल ये भारत के महान्यायवादी हैं 15वें नंबर के। ठीक है, अब उसके बाद सॉलिसिटर जनरल, एक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया, वो है तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, जो कि इनकी सहायता के लिए काम करते हैं। उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो कि बलबीर सिंह और सूर्य प्रकाश राजू, ये हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो ये हमारा डायग्राम है और डायग्राम की सहायता से भी देख सकते हैं। मैं आपके लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ और फुल डिटेल के साथ वीडियो लाता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करें, इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो देख सकते हैं आप 15वें नंबर पे के वेणुगोपाल, जो कि भारत के महान्यायवादी हैं। उनके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। एग्जाम में नियुक्तियाँ पूछी जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये नियुक्तियों में आ जाता है। अपॉइंटमेंट में ये करंट अफेयर का समूल एक पार्ट बन जाता है फिर, तो उसमें से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है और एडिशनल 2 बलबीर सिंह और सूर्य प्रकाश राजू हैं। आगे देखते हैं अब हम आगे अनुच्छेद 88। तो अनुच्छेद 88 भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। भारत का महान्यायवादी, इसमें इसके अधिकार और सीमाएं के बारे में हम करेंगे, लेकिन वह संसद में समिति में बोल सकता है, ये इसका अधिकार हो गया। और उसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन संसद की समिति में वो बोल सकता है। महान्यायवादी भारत राज्य के क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। वोट का अधिकार नहीं है, नो वोट, परंतु लॉ में अधिकार है, यानी कानूनी सलाह दे सकता है। ठीक है, अब आगे महान्यायवादी के कर्तव्य कौन कौन से हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है महान्यायवादी, इसके कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो देश का महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना है। ठीक है, केंद्र सरकार को सलाह देना है कानूनी मामलों में, और इस प्रक्रिया को निभाना है जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, आगे भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है कौन, महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है और सुप्रीम कोर्ट के मामले में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। बस सीधी वही बात है कि ये एक ऐसा वकील आप कह सकते होते हैं जो केंद्र सरकार के पक्ष में वकालत करता है। और इसकी मैंने आपको बताई है कि इसकी पोजीशन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। आगे जहाँ भी भारत सरकार को कानूनी सलाह की ज़रूरत होती है तो वह अपनी राय अवगत करता है। ठीक है, तो यह है महान्यायवादी के कर्तव्य, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। 4 ऑप्शन देखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे कुछ निर्धारित सीमाएं होती हैं महान्यायवादी के, ये नहीं कि हाँ अपनी मर्जी से सब कुछ करेगा। वो अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता कि नहीं हाँ मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ तो आप इसे मानो ही मानो। वो सरकार के ऊपर है, वो उसे मानती है क्या नहीं। वो एक मस्त एडवाइस दे सकता है, बस जस्ट एडवाइस। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता। वह सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। महान्यायवादी को अपने पद से हटाने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया तथा अधिकार नहीं है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान में इसके लिए कोई प्रक्रिया अथवा अधिकार नहीं है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति चाहे तो उसे हटा सकता है। तो सरकार के अनुमति के बिना किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त भी नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। अब
आगे हम देखेंगे राज्य का महाअधिवक्ता, सेम जैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है तो ये राज्य गवर्नमेंट के अधीन होता है, बस वही चीज़ है, चीज़ वही है। वो महान्यायवादी है, ये महाधिवक्ता है, क्योंकि राज्य सरकार के अधीन आ गया। चीज़ें भी वही रहेंगी। अभी हम देखते हैं कर्तव्य, चीज़ें सब वही रहेंगी, कैसे कैसे चीज़ नियुक्तियाँ होती हैं सब आप देखेंगे। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता का वर्णन है। यह राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है, बस वही जैसे उसमें वो केंद्र सरकार के थे तो ये राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाअधिवक्ता नियुक्त करता है जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, बस वही। उसमें सुप्रीम कोर्ट था, इसमें उच्च न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखेगा राज्यपाल उसे नियुक्त किएगा। वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सिमिलर मैं आपको पॉइंट दोनों लेके साथ में चल दूंगा, आपने कन्फ्यूज होना ही नहीं है। पद त्याग, वह अपने पद तक तब तक बना रह सकता है जब तक राज्यपाल उसे अपने पद से हटा नहीं देता, जैसे उसमें जब तक राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा नहीं देता। तो यह राज्य का महाअधिवक्ता। राज्य के महाअधिवक्ता की कुछ निर्धारित सीमाएं सेम वैसे होती हैं, देख सकते हैं राज्य के महाअधिवक्ता की कुछ निर्धारित सीमाएं। तो महाअधिवक्ता के कार्य, राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह जो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, तो ये राज्य सरकार को सलाह देता है। विधिक स्वरूप ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा जो विधि संबंधित सलाह है वो इसका कानूनी रूप से पालन करे, महाअधिवक्ता के ये कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में सम्मति अथवा सलाह देने का अधिकार है, परंतु वह वोट देने का अधिकार नहीं है, जैसे कि महान्यायवादी का था। महाधिवक्ता को सभी विशेष अधिकार तथा भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदन को मिलते हैं। यह है महाधिवक्ता। आगे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अब इसके बारे में करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक, ये भी पोजीशन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। त्याग, ये अपने पद से दोनों सदनों में समावेदन पर हटाया जा सकता है, यानी दोनों सदनों का अगर एक कहते हैं कंट्रीब्यूशन या एक संतुष्टि या दोनों का सहमति है तो इसे हटाया जा सकता है, परंतु इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की होती है वही भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की भी होती है, जिसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 14वें नंबर पे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें नंबर के हैं। आगे कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए तो उसके द्वारा ये अपने पद से हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात ये भारत सरकार के अधीन किसी पद पर नहीं रह सकता, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार रिटायरमेंट हुआ तो भारत सरकार के अधीन किसी पद पर भी ये नहीं रह सकता। नियंत्रण महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है, मतलब एक हिसाब से देखा जाए ये अकाउंट्स नहीं मेंटेन करती, किसी चीज़ में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये चीज़ें होते हैं, सारा लेखा जोखा इसी के पास में होता है। अब आगे देखते हैं नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के कार्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार की लेखा, जैसे मैंने आपको बताया, उससे संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को देता है, वह संसद के प्रत्येक सदन के पलट पर रखते हैं। नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक किसी राज्य के रेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जो राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के अधीन ये काम जैसे कि कर सकता है। तो राज्य सरकार की रेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को राज्यपाल को देता है, केंद्र सरकार के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रस्तुत किए जाते हैं, विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षक, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षक, आगे सरकारी उपकरण पर लेखा परीक्षक, तो ये किए जाते हैं। नोट, नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक संसद की लोक समिति के गाइड तथा मित्र तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक, तो ये हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो थी। आप इसे बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।